Good evening, viewers. So we are here again with our political expert उमेश अग्रवाल जी। हमारा लोकसभा का जो इलेक्शन है 2024 का वो आज से शुरू हो गया है और हम इसका एक रिव्यू कर रहे हैं कि लोगों का क्या मूड है और क्या प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे उमेश अग्रवाल जी से। तो हमारा जो ये 2024 का लोकसभा का जो इलेक्शन है इसमें दो बहुत बड़े सवाल जो मेरे जहन में है और लोगों को भी मैंने इसके बारे में बातें करते सुना है। सबसे पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी से लेके जो वोटर्स है वहां तक उसमें कोई भी इलेक्शन का उत्साह नहीं दिख रहा। कहीं भी ये देखने सब कुछ बहुत ही ठंडा ठंडा जान पड़ रहा है। जैसे कि समझ लो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये मान के बैठी कि हम जीतेंगे ही, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मान के बैठी है कि हम तो इसको हरा ही देंगे, कि हम जीतने नहीं देंगे। और वोटर भी जो है वो डिसाइडेड नहीं है कि हम किसको वोट दें, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ हम अपने अपने जगह का लीडर चुनते हैं, है ना। हम किसी एक नेता को देखकर वोट देते नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं हमारे नरेंद्र मोदी, सिर्फ उनको देख रहे हैं। और वो भी यही कहते हैं कि भाई आप मुझको वोट दीजिए, आपका वोट मुझको जाएगा। तो ये एक तरह की सोच है जो कुछ लोगों की है। और कुछ लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट है उनको पता नहीं है कि वोट किसको देना है और क्यों देना है। कि अगर हमको किसी को दूसरे को वोट देना है तो क्यों देना है, तो ये पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जो देश के सामने है, राष्ट्र के सामने है, और कोई उत्साह में नहीं दिख रहा है। पहले जो था, जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये प्रजातंत्र का बहुत बड़ा पर्व है जो हम मनाते हैं हर 5 साल में, है ना। तो पहले था कि जब इलेक्शन का समय होता तो काफी गर्मा गर्मी रहती थी। तो 2014 में काफी गर्मा गर्मी थी, 2019 में 2014 से कम थी, और अभी उससे भी कम है। तो ऐसा क्या मूड है, क्यों है, ये हम जानना चाहेंगे उस महेश अग्रवाल जी से। और जो ऐसा मूड क्या है और वोटर जो है वो डिसाइडेड क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आज का जो वोट शुरू हुआ है वो तमिलनाडु से हुआ है, और उमेश अग्रवाल जी तमिलनाडु में ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल उनसे ये है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लोगों का मूड कैसा था, और क्या उनको लग रहा है कि किस तरह का आउटकम आएगा। तो सुरेश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है द क्रिएटिव सैजिटेरियस पे। हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं विभिन्न मुद्दों पे, जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पे, जियो इकोनॉमिक्स पे। तो आज का जो तमिलनाडु का जो आपने देखा है, जो इलेक्शन हुआ है, वो आपको क्या लगा है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, और क्या आप समझते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा 4 जून को। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम्म। अन्नामलई एक फिनोमिनल बन के उभरे हैं, एक नया सेंसेशन है, हम्म। एक लीडरशिप चेंज जैसा एक लीडरशिप मटेरियल है, और एक चेंज और एक होप दिया है इन्होंने तमिलनाडु की जनता को। तमिलनाडु की जनता के पास द्रविडियन पार्टीज के अलावा कुछ था नहीं, इधर वो एडीएमके के पास होता था या डीएमके के साथ होता था। आप 1989 से लेके 2016 तक देख लीजिए, ये दोनों पार्टी डोमिनेट करती थी, और 2021 में वापस डीएमके आई थी। डीएमके इसके पहले 3 इलेक्शन जीत चुकी है, 2019 के लोकसभा इलेक्शन, 2021 के असेंबली इलेक्शन, 2022 के लोकल बॉडी इलेक्शंस। मतलब उन्हें बहुत ही बड़ी धमाकेदार जीत मिली है, 3 जीत मिली है। पर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद वो फोकस खो चुके थे। और हमने देखा है कि हाउ अन्नामलई ने जल्दी से डीएम की फाइल्स रिलीज करने चालू कर दी, जिसमें उनके करप्शन स्कैंडल्स की रिकॉर्डिंग लोगों ने सुना है। यहाँ तक ऐसा हो गया था कि डीएम के कार्डर्स भी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और आपने बरोबर बोला है, इस बार उत्साह नहीं था। और देखिए, जो वोट शेयर हम लेके आए 72%, जो अभी आज फिगर निकल के आया है, वो सिमिलर था लास्ट टाइम के जैसे। बट लोगों के अंदर मैंने उत्साह। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैंने अभी शाम को देखा एक न्यूज चैनल पे
तो वो हमको जितने भी ये परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट जितने भी वो बता रहे थे, हालांकि उनके पास 5 बजे का फिगर था, वो सारे 2019 के टर्नआउट से नीचे ही थे। एक भी नहीं जगह ऐसा नहीं। ये मैं बता रहा हूँ 7 बजे का फिगर आ चुका है, एंड इट इज सिमिलर टू द 2019 लोकसभा इलेक्शन के फिगर का। अच्छा। 2019 के लोकसभा में टर्नआउट था 72.4%, और अच्छा। 2021 असेंबली इलेक्शन में 76.4% था। हम्म। आज 2021 असेंबली इलेक्शन के इस हिसाब से देखें तो टर्नआउट कम ही था, ठीक है, 4% गिरा है। अच्छा। बट 2019 के लोकसभा के हिसाब से सिमिलर है। बट इस बार क्या डिफरेंस है वो आपको सुनना पड़ेगा। जहां पे मैं रहता हूँ चेन्नई में, जनरली चेन्नई सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट टाइम वोटिंग परसेंटेज था 59%। दिस टाइम द वोटिंग परसेंटेज हैज रिजन टू 67.35%। सिमिलरली चेन्नई नॉर्थ में 69% वोटिंग परसेंटेज आया, जो 5% जंप है। और चेन्नई साउथ, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने रैली की थी तमिल साई के लिए, वहां पे उनका वोट शेयर 59% से 69% आ गया। तो एक फिनोमिनल जंप है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो एक खतरे की घंटी है डीएमके के लिए। और आज वैसे ही लग रहा है मुझे कि डीएमके अलायंस, जिन्होंने लास्ट टाइम स्वीप किया था तमिलनाडु को, इस बार नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट लाइकली इस बार बीजेपी विल एमर्ज एज ए चैलेंजर to DMK, and AIADMK under EPS will no longer be the dominant opposition party। और आपको ये भी बता देता हूँ, बीजेपी के अलायंस में 2 लीडर्स हैं जो एडीएमके के कद्दावर नेता हैं, वो अभी बीजेपी अलायंस के साथ है। एक तो है दिनकरन और एक है ओपीएस। दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने का दम रखते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों जीत जाएंगे। सेकेंड, बीजेपी के अलायंस में है पीएमके के अनबुमनी रामदास, उनकी वाइफ है सौम्या अनबुमनी, वो लड़ रही है, तो वो भी जीतनी चाहिए। और वेलूर की एक सीट है एसी शनमुगम, उधर वो जीतना चाहिए। सिमिलरली नायनार नागेंद्रन, वो भी जीतना चाहिए। अन्नामलाई की सीट में बोल रहे हैं कि इस बार विक्ट्री मार्जिन शुड बी अराउंड शुड बी विनिंग बाय 2 लाख वोट्स और मोर, इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला है। तो ये सब एक करिश्मा कैसे चेंज हुआ। और मेरा ये भी मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा रहेगा कि इस इलेक्शन में डीएमके भी जीतेगी और बीजेपी भी जीतेगी। तो ये लोगों को समझ में नहीं आया था, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों कैसे जीत सकते हैं। हम्म। बात ये है कि अगर डीएमके के अंदर देखा जाए तो 39 सीट्स है तमिलनाडु में, उन्होंने 23 सीट्स पे लड़ी है। ओके, बाकी सीट अलायंस को दिया है। और इस बार स्टालिन का जो कैंपेन हुआ है, उन्होंने रेप्लिकेट किया है नरेंद्र मोदी जो नेशनल इलेक्शन में कर रहे हैं। तो स्टालिन को समझ में आ गया था कि ऑलरेडी उनकी जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस को कोई चांस ही नहीं दिया, इनको कैंपेन के लिए नहीं बुलाया था। जैसे मोदी की गारंटी है, यहाँ पे स्टेट में उन्होंने स्टालिन की गारंटी वाला सिस्टम चालू कर दिया था। तो अगर देखा जाए तो 2026 का असेंबली इलेक्शंस के लिए डीएमके पहले से ही चालू कर चुका है। अब डीएमके जीतेगा कैसे? देखिए, डीएमके अभी 23 सीट पे उसने लड़ा है, 23 से 24 सीट, तो उनका स्ट्राइक रेट रहेगा 18, 19, 20 सीट के आसपास मिल जाएगा। तो फेयरली ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, जिसमें एडीएमके भी लड़ रहा है, बीजेपी अलायंस है और डीएमके। इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में डीएमके जीत जाएगा, ये स्वाभाविक है। और बीजेपी का जो अलायंस है, उनको 8 से 10 सीट लोग बता रहे हैं कि मिल सकती है। और बाकी जो सीट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एडीएमके एंड डीएमके अलायंस। डीएमके अलायंस में कांग्रेस है और बाकी फ्रिंज लेफ्ट पार्टीज है, और भी ज्यादा पार्टीज है। इनकी जो फिगर था जो लास्ट टाइम, वो कम हो जाएगा। और एडीएमके जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बना के तमिलनाडु में पोजीशन कर रही थी, वो हो नहीं पाएगा। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि एडीएमके की हालत और भी खराब होने वाली है, क्योंकि उन्होंने रियल ऑपोजिशन बननी नहीं है कभी। डीएमके को वो एक तरह से पास ओवर दे रही थी। तो इस इलेक्शन में आप ये देखेंगे कि स्टालिन का इमरजेंस होगा। लोग उनको ये भी बोलेंगे, उनका करिश्मा जो है, उनका जो इंटेलेक्चुअल करिश्मा है, वो जयललिता से मिलता है, और उनका जो आउटरीच है वो करुणानिधि से मिलता है। तो ये एक ऐसे शख्स है जिनके अंदर दोनों बड़े लीडर्स की क्वालिटी है। और आज तमिलनाडु में सबसे बड़े लीडर है एम के स्टालिन, चीफ मिनिस्टर है। 40 साल तक उन्होंने पब्लिक लाइफ में पब्लिक सर्विस दी है उससे।
तो ही विल, उनको कोई भी एक्लिप नहीं कर सकता। बट उनके चैलेंजर में स्टालिन का कद धीरे धीरे बढ़ रहा है और बाकी लीडर्स का कद धीरे धीरे घट रहा है। और स्टालिन का सपोर्ट ऐसा नहीं है कि वन पर्टिकुलर कोयम्बतूर में है, इट इज अक्रॉस द स्टेट। वो जहां पे भी जाते हैं लोगों की सुनते हैं, आप उनके साथ चले जाइए, वो खड़े होकर आपसे सेल्फी ले लेंगे। और आप अगर, और मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था जब कैंपेनिंग सब बंद हो गई थी, उन्होंने कोयम्बतूर में बड़ों से एक हॉल में बड़ों जो एल्डरली पीपल है, ही कम्युनिकेटेड विद देम एंड ही सॉट द ब्लेसिंग्स एज वेल। तो ये एक जमीनी आदमी है। आपने लास्ट टाइम मुझे एक और एक चीज बोला था कि योगी के जैसे है, सच में वो कार्मिक योगी है। और यहाँ पे बीजेपी को उन्होंने एक अलग से एक इंजीनियरिंग की है जिसमें एक ब्रॉड बेस सपोर्ट है। सब लोगों को लग रहा है कि ये आदमी आने से, ये ही इज कमिंग विद द डेटा, आप जब बोलो वो डेटा के साथ बात करते हैं। You are talking about Annamalai, not Asthani. यस यस यस, अन्नामलई, अन्नामलई आते हैं तो डेटा के साथ बात करते हैं। Hmm. और अन्नामलई ने अभी तक अपने मैनिफेस्टो भी निकाल दिया है, बीजेपी का डिस्टिंक्ट मैनिफेस्टो फॉर द कोयम्बतूर सीट। उन्होंने बोल दिया है कि नेक्स्ट 500 डेज में वो 100 प्रोमिसेस इंप्लीमेंट करेंगे। और जब वो बोल देते हैं तो जैसे मोदी की गारंटी है वैसे अन्नामलई की गारंटी जैसा बातचीत हो रहा है। लोगों को उन पर विश्वास है, जिस तरह से उन्होंने आउटरीच किया है, एन मक्कल यात्रा की है, पद यात्रा की है अक्रॉस द स्टेट, तो लोगों के अंदर एक उत्साह है। मैंने यहाँ तक नहीं देखा कि लोग जो एक वीडियो भी आया था, आपने देखा होगा, 102 साल की महिला है हाँ, वो देखा डिंडीगल था। में, हाँ, हाँ, वो देखा। भी आके, वो लोग, बहुत सारे लोगों ने वोट किया इस बार। हम्म, मतलब आज इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है चेन्नई में, उसके हम्म। अलावा भी अगर सर्ज ऑफ वोटिंग आई है, सो इट इज ओनली ड्यू टू अन्नामलई एंड मोदी जी। पीपल हियर इन तमिलनाडु आर लुकिंग फॉर द चेंज। डीएमके डेफिनेटली हैज रिटेन्ड इट्स एज। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और ऑपोजिशन के वोट्स अगर बिखरते हैं तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है इनकम्बेंट स्टेट गवर्नमेंट। सो दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी एज, और उनको अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे फॉर द टाइम बीइंग। वो आपके कहने के हिसाब से जो स्टेट में पहले दो पार्टियां थी, अभी वहाँ पे बीजेपी भी एक कंटेंडर बन जाएगी इस बार में। भले ही उनके पास में सीट नहीं हो, लेकिन वहाँ पे वो नेगोशिएट तो कर ही सकते हैं। अगर 39 सीट की है वहाँ पे, अगर है लोकसभा की, अगर 39 सीटें हैं और उसमें अगर 8-10 सीटें भी अगर बीजेपी की है, तो फिर उसकी भी बातें सुनी जाएगी। वो भी बहुत सारे मुद्दों पर नेगोशिएट कर सकती है। तो ऐसा आपका मानना है? देखिए, मेरा ही नहीं मानना, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सब लोग बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भी ने भी बता दिया है कि ये जो इलेक्शन होगा 2024 तमिलनाडु लोकसभा इलेक्शन विल बी अ शॉकर एंड सरप्राइज एज 2019 वेस्ट बंगाल लोकसभा इलेक्शंस। समझ लीजिए 2014 के लोकसभा इलेक्शंस और बंगाल बीजेपी गॉट जस्ट 2 सीट्स। हम्म, आज 2019 में उनकी टैली बढ़ गई 18 सीट्स पे, उनको 39% वोट शेयर मिला। और सिमिलरली तमिलनाडु में भी होने वाला है। लास्ट इलेक्शन में उनको 3% वोट शेयर मिला था, इस बार कम से कम 15 से 18% का प्रोजेक्शन है। और एलाइस का बांध ले तो पूरा एनडीए को 25% तक का वोट शेयर मिल सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा सर्ज है। और सेकंड, कुछ सीट ऐसी हैं जहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो स्ट्रॉन्गमैन है। एडीएमके के गद्दावर नेता अपनी टेरिटरी में स्ट्रॉन्गमैन है, ये ओपीएस है, दिनकरन है, अनबनी रामदास है, ये लोग जीतना ही है। और सेकंड, यहाँ पे लोग अभी मोदी पे विश्वास कर रहे हैं। सेकंड सिंह अन्नामलई ने क्या किया, जो जो बीजेपी के ऊपर रखता था कि एक ब्राह्मण पार्टी है, वो टैग हटा दिया है। सेकंड, कोई भी अभी नहीं बोलेगा कि बीजेपी इज अ नॉर्थ इंडियन पार्टी। जो नॉर्थ साउथ डिवाइड था वो खत्म हो चुका है। तो एक तरह से लोगों के जहन में, लोगों की सोच में उन्होंने बीजेपी को बैठा दिया है, होप दिया है लोगों को कि चेंज आ सकता है, अच्छा गवर्नेंस मिल सकता है, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी एस्पिरेशन को सुना जाएगा, सिविक कम्युनिटीज को हम ठीक करेंगे, टेम्पल लैंड को हम उसको, टेम्पल लैंड का जो यहाँ पे धांधली चल रही है उसको बंद करेंगे। तो बीजेपी जो बहुत दिनों से जो बात द्रविडियन पार्टी नहीं सुन रही थी, तो वो सुननी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा तबका का जो है लोग, वो अभी उनको एक चेंज चाहिए। तो उन्हें वो एक ऐसा नेता जानते थे कि वो उनकी बातों को लेके आगे बढ़ सके। तो तमिलनाडु के लोगों ने इस बार अन्नामलई और मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा है।
मतलब बीजेपी जो चाहती थी कि उसको साउथ में इनरोड मिले, वो उसको मिल जाएगा। डेफिनेटली मिलेगा। और आप ये देखेंगे जो साउथ का जो मोमेंटम है, तमिलनाडु में हुआ है अभी कुछ एक हफ्ते बाद इलेक्शन होने वाला है केरला में। वहां पे भी आप सरप्राइज देखेंगे कि 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को। तिरुवनंतपुरम सीट है, वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, जहां पे राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला शशि थरूर से हो रहा है। और वहां पे शशि थरूर की जमीनी हालत कुछ ठीक नहीं है, और राजीव चंद्रशेखर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और केरल में कितने सीट हैं लोकसभा के? केरल में 20 सीट है, वहां पे 2 सीट से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अभी करेगी, क्योंकि एक अलग ही स्टेट है, वो तमिलनाडु से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट है। इसलिए ये तो हो गई साउथ की बात। तो शुरुआत के लिए कैसे जो बीजेपी का भी ऑब्जेक्टिव था, वो उसको अपने परफॉर्मेंस बेटर करने थे, क्योंकि बीजेपी भी ऐसा नहीं सोच रही थी कि भाई कि हम मेजोरिटी में वहाँ पे आएंगे। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, और वो एक नेता उभर रहे हैं बीजेपी के लिए साउथ में, ये उनके लिए बड़ी बात है। अगर तमिलनाडु में अगर होल्ड बनता है अन्नामलई का, तो वो तमिलनाडु में ही नहीं, मुझे लगता है कि वो बगल के स्टेट केरल में भी और कर्नाटक में भी उनका कुछ असर रहेगा उनके इमेज का। आपको क्या लगता है कि उनकी जो सीमा रहेगी तमिलनाडु तक ही रहेगी, या उससे बाहर भी जा सकती है? देखिए, तमिलनाडु तो एक हेड स्टार्ट दे चुका है उनको। उनका जो टारगेट है 400 सीट का एनडीए का, अगर तमिलनाडु में अगर 10 सीट, लास्ट टाइम जीरो था, शून्य था, अभी 10 सीट गेन की है, तो एक बड़ा हेड स्टार्ट है। सेकेंडली, लास्ट टाइम उन्होंने उनको ये भी आंध्र प्रदेश से भी सूचना मिल रही है कि वहां पे भी एनडीए का अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। थर्ड, मैंने आपको ये भी बताया कि केरला में भी 2 सीट खुल सकती है। और लास्ट टाइम कर्नाटका में बीजेपी 2019 लोकसभा इलेक्शन में दे गॉट 26 सीट्स। तो इस बार शायद 25-26 तो ना आए, 24-23 आ सकती है। तो इट इज गोइंग टू बी अ ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस, हर जगह रिपीट होगा इसका। और जब शुरुआत अच्छी होती है तो मोमेंटम बढ़ता जाता है। और एक चीज नोट किया गया है, इस बार बहुत जगह मुस्लिम्स ने वोट नहीं किया चेन्नई में, तमिलनाडु में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसे भी बीजेपी आ रही है, तो उनमें वो उत्साह नहीं था। जैसे आप नॉर्थ में देख रहे हैं कि कई जगह पे सीट पे कांग्रेस के अंदर वो उत्साह नहीं है, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि बीजेपी जीत चुकी है, उनको मालूम पड़ चुका है। ओके, तो उत्साह है नहीं। और सेकंड, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि ऐसा होगा अगर लोग सोच लेंगे कि जीत गई है और वोट करने नहीं गए, तो पासा भी पलट सकता है। तो बिल्कुल। एक तरह से असमंजस की स्थिति है। हम्म। और बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि उनके जो कमिटेड वोटर बेस है, जो मान चुके हैं कि मोदी जी जीत चुके हैं, हम्म। उनको पोलिंग डे पे उनको पोलिंग बूथ पे लाना जरूरी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि संघ के कार्यकर्ताओं को अभी अभी उनको कैंपेन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी भूमिका आती है कि वो जो कमिटेड वोटर बेस है, उनको पोलिंग बूथ तक लेके आए, ताकि बीजेपी को जो 400 का आंकड़ा चाहिए वो पार हो सके। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि अगर सब देखिए तो प्रजातंत्र के सामने बहुत बड़ा सवाल ये है, जो कि मैंने शुरू में कहा है, एक तो कि वोटर में उत्साह नहीं है, तो वो क्यों नहीं है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और वोटर जो है अनडिसाइडेड है, जैसे कि कमिटेड कुछ वोटर हैं तो मान के बैठे हैं कि बीजेपी जीतेंगी, और अब वोट देने जाएंगे नहीं। ऐसे भी एक अच्छा खासा, मैं समझता हूँ, कंसिडरेबल सेक्शन है जो वोट देने में कोई सीरियसनेस दिखाता ही नहीं। उनको लगता है कि मेरे वोट देने से क्या होता है। तो ऐसे बहुत देख सारे लोग हैं जिनको कि बूथ तक लाना बहुत जरूरी है। और ये काम जो है, मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होगा। पार्टी चाहे जो भी कोशिश करे, मुझे भी वही लगता है कि आप जब तक ग्राउंड पे जाके लोगों को घर से लेके नहीं आएंगे, है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, पहले किया करते थे, वो तो घर से बुला के लाते थे, रिक्शे पे बिठा के, जैसे भी हो कि भाई चलो वोट देने चलो, और उनको बूथ तक लेके आते थे। तो ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। और लेकिन देखिए आ, देखिए पहले जो होते थे, जो नेता होते थे, जमीनी स्तर पे जुड़े रहते थे। हम्म। आजकल के नेता सिर्फ इलेक्शन के वक्त नजर आते हैं। तो उन्हें कार्यकर्ता के साथ उनका जो तालमेल होता है वो होता नहीं है।
और सेकंड, अगर आप जमीन पे नहीं रहोगे तो आप कहाँ से आप कर पाओगे। जहां से मैं रहता हूँ सेंट्रल चेन्नई, वहां पे कैंडिडेट है विनोद सेल्वन जी। उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की है। जो 4 महीने पहले जो फ्लड आया था, तो उन्होंने इंश्योर किया कि सबको रिलीफ, टाइमली रिलीफ मिले। एटलीस्ट आदमी कोई सुनने वाला चाहिए था। जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड, वहां पे विनोद जी सेल्वम आके वो खड़े हुए, लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव दिखा कि ये आदमी मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़ा था। जबकि यहाँ के जो इनकम्बेंट एमपी थे, दयानिधि मारन, कोई कहीं दिखाई भी नहीं थे। तो यहाँ पे एक तरह से गुस्सा भी है लोगों से कि आपने हमारे साथ कनेक्ट नहीं किया। और रही बात है, अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तमिलनाडु में 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एन मक्कल यात्रा, पद यात्रा की थी अन्नामलई ने। तो आज ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही मिल गया है, उन्होंने लोगों की बात जाके सुनी है। 12 घंटे धूप में, तमिलनाडु के अंदर गर्मी, और गर्मी के अलावा कोई सीजन नहीं होता है, उस धूप में उन्होंने जाके लोगों से बात की। और उसके अलावा उन्होंने जो भी प्रेस वाले आते थे उन सबको टाइम दिया है। तो एक तरह से ये आदमी है क्या, ये योगी है कैसे, कुछ समझ में नहीं आता कि वो ट्रस्ट कब कर रहा है। तो लोगों ने देखा है, आज उनको एक मॉडल बना के। आपने ये भी देखा होगा, जब प्राइम मिनिस्टर चेन्नई आए थे तो उनको उन्होंने शाबाशी भी दी थी। कभी भी मोदी जी ने किसी और नेता को इतनी इतनी हंस के शाबाशी नहीं दी जितना अन्नामलई को दी है। तो इस आदमी में एक पोटेंशियल है, लोग ये भी देख रहे हैं कि फ्यूचर लीडर है ऑफ द कंट्री। तो एक तरह से मेरा ये मानना है कि बीजेपी को अभी अनुसरण करना चाहिए अन्नामलई से। उनको सीखना चाहिए कि आपको लोगों के साथ जाके आपको बातचीत करना पड़ेगा, तालमेल करना पड़ेगा। जो मोदी जी ने संघ के कार्यकर्ता रह के किए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बने, फिर पदाधिकारी बने, फिर गुजरात के सीएम बने और फिर प्रधानमंत्री बने, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो देश का प्रधानमंत्री है वो प्रधान सेवक बन के कर रहा है काम। उन्होंने वर्कर्स के पांव छुए, उनके पांव धोए और साधुओं पे फूल बरसाया। तो एक तरह से अन्नामलई भी वही कर रहे हैं। एक तरह से एक पीपल, आपको लोगों के साथ आपको कनेक्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। जब बिल्कुल। तक आप वो नहीं करोगे तब तक लोग नहीं आने वाले। और बीजेपी के आज पास एक अच्छा है कि संघ की उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, और संघ के स्वयं सेवक बिना कुछ एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न देख वो आते हैं और आपके पास वोटर्स मोबिलाइजेशन करते हैं। बट बीजेपी के लीडर्स और कार्यकर्ता को वो समझना चाहिए कि संघ के जो कार्यकर्ता है उनको सम्मान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के अंदर ये है कि उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को टिकट दिया है, वो लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। अब वहां पे जो कांग्रेस से आए हुए टर्नकोट नेता है और संघ के जो कार्यकर्ता है, उनके बीच में तालमेल कैसा होगा, नहीं वो एक होगा। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। एक तरह से असमंजस हो गया है कि लोग ये देखेंगे कि 30 या 40 साल तक मैंने पार्टी के लिए सेवा की और मुझे नहीं मिला, फिर भी बीजेपी का जो कमिटेड सपोर्टर है वो कुछ नहीं बोलेगा, भले ही नाराज जरूर होगा, पर वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ेगा। बट हम मान लो अब कि आप सबसे बड़ा ये बात, प्रॉब्लम बीजेपी को अभी वो है। आप जो अभी ये बात बोल रहे हैं, ये महाराष्ट्र के किसी नेता ने भी बोली थी, और मैंने देखा था वो वीडियो, कि भाई अगर कांग्रेस को के नेता को लेकर आओगे पार्टी में तो भाई हमसे नहीं उम्मीद करो कि फिर हम कार्यकर्ता बनकर जाएंगे, कि हम जिसका विरोध करते रहें, आज तुम बोलोगे कि उसके लिए काम करो तो हम लोग जाएंगे नहीं। देखिए, डेफिनेटली नहीं होगा। एक तरह से मन में मैंने बोला नाराजगी है, पर हम्म। दामन नहीं छोड़ेंगे। और हम्म। जहाँ पे मोदी जी आ जाएंगे, और मोदी जी ने अभी इसके लिए उन्होंने ऐसा इलेक्शन बना दिया है कि आप वोट दे रहे हो, भले कोई भी कैंडिडेट है, आप मुझे वोट दे रहे हो, ये मोदी की गारंटी है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पर्सनल इक्विटी दाव पे लगा दी है, और लोगों को समझ में आता है कि ये नेता के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो एक तरह से जो भाजपा के नेता है, भले ही वो मोदी जी से या पार्टी से थोड़े नाराज हो सकते हैं, वो स्वाभाविक भी है, ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होगा। पर अल्टीमेटली जब वो देखेंगे कि अब लार्जर गोल 400 का फिगर अचीव हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको मालूम रहेगा कि अगले बार कभी ना कभी तो उनको चांस मिलेगा। और इस बार 400 जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक कानून हैं, उनको हम्म। हमें संशोधन करने की जरूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम अभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल हैं, उसके हिसाब से कार्यकर्ता क्या ऐसा काम कर सकते हैं वोटिंग के दिन, कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको हम घर से लेके आए बूथ तक, या उनका रूल ऐसा है कि अलाउ नहीं करते हैं? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा है कि कार्यकर्ता जो है
वो वोटिंग बूथ वो 36 घंटे पहले उनको वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को खाली करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं को मेरे ख्याल से एक तरह से आईडी कार्ड दिया जाता है, उनको एक परमिट दिया जाता है, वो सब 36 घंटे पहले वो सब खत्म हो जाती है। हम्म। सेकंड, फिर बाद में जैसे ही वो 36 घंटे खत्म होती है, दे हैव टू वकेट द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाई भी नहीं दे सकते। ये सब रूल्स है, इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़े सख्त रूल है। और थर्ड, आप कोई भी नेता, जो भी पदाधिकारी है, जो भी चुनावी एजेंट है, चुनावी कार्यकर्ता है, दे कैन नॉट इवन सेंड मैसेजेस। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ मैसेजेस भी नहीं भेज सकते, ना तो आप एसएमएस भेज सकते हैं, ना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, ना ट्विटर ट्वीट कर सकते हैं, ना फेसबुक पे डाल सकते हैं, ना इंस्टा में डाल सकते हैं। वो 36 घंटे पहले बंद हो जाएगा। इट्स वेरी क्लियर, और वो फॉलो होना बहुत जरूरी है। सख्त बहुत है। जो भी करना है आपको, जब नॉमिनेशन भरता है आज आपके एक पार्टी के अंदर, जिस दिन नॉमिनेशन भरा जाता है उस दिन से आप चालू हो जाइए, लोगों के साथ आप आउटरीच करिए, घर जाके मिलिए और सब लोगों की बात सुनिए। जब तक आप नहीं सुनेंगे, आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, वो काम नहीं होगा। तो इस केस में सिर्फ यही है कि कार्यकर्ता जो हैं, अगर आरएस के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व भी किया जाता है तो वो सिर्फ कैनवासिंग कर सकते हैं। जब से इलेक्शन के मतलब कि 3 दिन पहले 36 घंटे हो गए, मतलब 1.5 दिन, तो कम से कम 2-3 दिन पहले तक वो सिर्फ जाके उस एरिया में कैनवासिंग कर सकते हैं कि आप वोट देने जरूर जाइए। इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो। देखिए अगर वो इलेक्शन से पहले जो 36 घंटे का अगर वो देखा जाए, तो हम्म। वो वोटर स्लिप जो भी है, जो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम्म। सारे घर जाके वोटर स्लिप दे सकते हैं। सेकंड, सारे जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, उन हम्म। लोगों का अलग से एक इलेक्शन बूथ भी होता है, कि वो बाहर 200 मीटर बाहर, मतदान केंद्र के 200 मीटर बाहर उनको बैठना पड़ता है। तो हम्म। उसका भी डिटेल्स दे सकते हैं, वो हम्म। अपना फोन नंबर दे सकते हैं, कि अगर उस दिन अगर आपको अगर कुछ डिटेल्स चाहिए, हम हम्म। आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे है मतदान केंद्र। वो चाहें तो उस दिन उन लोगों को रास्ता बता सकते हैं, बट आप उनको घर से बुला के मतदान केंद्र नहीं ले जा सकते, आप व्हीकल्स भी अरेंज नहीं कर सकते। मतदाता को अपने ही गाड़ी में आना पड़ेगा। तो आज मैंने उनका पोस्ट भी पढ़ा है, कन्नन राम सोनी का ग्रुप में, कि जो बूथ के बाहर जो एजेंट बैठे रहते हैं उसमें जो कांग्रेस और डीएम के एजेंट थे वो तो काफी मतलब कि प्रोफिशिएंट थे, उनके पास सारे डेटा मौजूद थे और लोगों को हेल्प कर पा रहे थे। लेकिन जो बीजेपी के एजेंट थे उनके पास में सिर्फ तो कुछ लिस्ट था और वो लोगों की उतनी मदद नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये भी थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो बीजेपी को इसमें देखना चाहिए। देखिए, मैंने इसके लिए आपको बोला था कि डीएमके विल बी एबल टू रिटेन इट्स टैली। हम्म। तो इसका मतलब यही है कि उनका बूथ लेवल जो कार्डर है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जानता है। उसको ये भी मालूम है पर पोलिंग बूथ, वार्ड में पोलिंग बूथ में कितने वोट्स है उस एरिया के, और कितने वोट्स उनको मिले हैं, उनका अंदाजा आज शाम तक उनको भी मिल जाएगा। साइंटिफिकली दे आर मच मोर अहेड ऑफ अस। जो बूथ मैनेजमेंट जो होता है हम्म। डीएमके का, बहुत स्ट्रांग है। और यही एक कारण है जो कमिटेड पार्टी वोटर बेस, पार्टी बेस कमिटेड जो कार्यकर्ता होते हैं डीएमके के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण वो जीतेंगे। मैंने इसके लिए आपको बोला कि डीएमके विल बी एबल टू विन, पर इसका खामियाजा एलाइज को भुगतना पड़ेगा। डीएम के जीतेगी, लेकिन चलिए बीजेपी भी अपना जो एम लेके चल रही थी बीजेपी, वो आपके हिसाब से वो भी अचीव कर लेगी ऐसा? उनका परफॉर्मेंस। बीजेपी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी, वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है एज एन ऑपोजिशन टू डीएमके। वो टारगेट अचीव हो चुका है, और डीएमके को एक तरह से एक रियल ऑपोजिशन मिल रहा है। पहले जो ईपीएस का एडीएमके था, वो एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन था, कि मतलब अनावर अरिवलियम से उनको एक निर्देश मिलता था, वो उसी हिसाब से करते थे, कि टोकन प्रोटेस्ट करते थे। अब वो नहीं चलेगा, अब होगा उनको रियल पॉलिटिक्स होगी, रियल पीपल की बातें होगी, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके ऊपर। आप आगे जाके देखिए, तमिलनाडु का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे लोग मुद्दे पे बात करेंगे, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा कि उनकी बात सुनी जाएगी। अब मुझे ये भी लगता है कि डीएमके की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 2 साल से सो रही है, वो सडनली अभी एक्टिव हो जाएगी। आज ये मत भूलिए कि स्टालिन के पास 40 इयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस एक्सपीरियंस है। वो डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं,
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं तमिलनाडु के, तो उन्हें मालूम है कि सारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो अच्छी बात है कि अन्नामलई के आने से स्टेट में एक अलग से एक तरह से डेवलपमेंट हाँ, चालू हो जाएगा, और स्टालिन अपनी खुद की जमीनी स्थिति बचाने के लिए इस बार एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करेंगे। तो अभी इसके अलावा जो वोटर हमारे यहाँ का जो अनडिसाइडेड है, कुछ तो चलिए, कुछ जो सपोर्टर्स है बीजेपी के वो मानते हैं कि हमको वोट देना है, लेकिन उसके बाद भी उनमें उतना उत्साह नहीं है। वो सारे वोट देने जाएंगे, इसमें भी डाउट है, क्योंकि वो मान के बैठेंगे कि हाँ बीजेपी जीतेगी और सरकार मोदी की बनेगी। तो इसके लिए आपको क्या लगता है बीजेपी को क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो इलेक्शन लंबा चलेगा, अभी काफी तेज बातें आज तो शुरू हुआ है। तो बीजेपी को या सरकार को या इलेक्शन कमीशन को और क्या करना चाहिए ताकि ये वोटर टर्नआउट बढ़े, क्योंकि बोलने के लिए तो हम लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन सोशल मीडिया का भी अपना एक लिमिटेशन है। लोग भले ही मैसेज पढ़ें, लेकिन वो मैसेज जो उनको मोटिवेट करता है इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि बूथ मैनेजमेंट जो होता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इलेक्शन के वोटर स्लिप्स होते हैं, वो अगर वो जाके हर घर जाके मिलते हैं और वो इलेक्शन स्लिप पहुंचाते हैं, तो हम्म, एक तरह से कनेक्ट बन जाता है। सेकंड, हम्म, अपना फोन नंबर अगर छोड़ देते हैं कि उस दिन अगर कोई आपको तकलीफ है, हम बाहर ही बैठे रहेंगे, आप आइए, हम आपको असिस्ट करेंगे अगर कोई तकलीफ होती है। और कौन से, और एक चीज है, अगर बताए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है उनके पास या नहीं है, तो ये सब चीजें बता दे तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। एक तरह से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वोटर्स के बीच में एक संवाद चालू हो जाता है, और उसके बाद उस संवाद से लोग आएंगे भी। अब बहुत जगह ये होता है कि यहाँ पे मालूम ही नहीं पड़ता लोगों को कि बूथ कहाँ पे है। वो सब डिटेल्स एक तरह से प्रिंट करके अगर उनको दिया जाए, हम्म। जो सब अवेलेबल है, आपको सिर्फ जाके इलेक्शन कमीशन में जाके उधर से लेना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ईच एंड एवरी हाउस में, बस। तो आपके हिसाब से जो बूथ मैनेजमेंट है उस पे पार्टी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर। डेफिनेटली बूथ बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन के वक्त बूथ मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए, और इलेक्शन के बाद सिविक इश्यूज की भी ध्यान देनी चाहिए। उस एरिया के जो कॉरपोरेटर है, एमएलए है और एमपी है, ये तीनों को ध्यान देना जरूरी है। हर चीज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आज मोदी जी ने आपको 2024 लोकसभा इलेक्शन जीता दिया है, बट अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो 2029 में वो मोदी की गारंटी की भी काम नहीं आएगी। तो 2000 इस के बार, पहले तो असेंबली इलेक्शन भी आ जाएगा ना अभी। उससे पहले इलेक्शन भी आ जाएगा, बट आपको परफॉर्म करना जरूरी है, बिल्कुल। आपको लोगों की बात सुनना जरूरी है। और इसमें मैंने तीनों चीज वापस बता रहा हूँ, आपके कॉरपोरेटर, आपका एमएलए, आपका एमपी, तीनों उस एरिया के अंदर रहना चाहिए, और तीनों के साथ आपका संवाद होना जरूरी है। और इस तरह से अगर इलेक्शन के बाद भी अगर होता रहे और आप अगर लोगों की बात सुनते रहे, तो कितने एमपी है जो कंसिक्यूटिवली वो जीतते ही आ रहे हैं, वो उनका गढ़ बन चुका है। तो वैसे ही बन जाएगा, एक तरह से पब्लिक सर्विस में आप आते हो, हम्म। तो सब, मोदी जी ने भी बोला कि 10 साल सिर्फ आपको देना है, आप आप 10 साल बाद आपको अपने आप ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए आपको लोगों से संवाद करके उनकी समस्या सुन के उनको सुलझाना जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी तो सबसे बड़ी जो खामी है वो यही है कि वो 5 साल के बाद नजर आते हैं। जब इलेक्शन का समय आता है तो वो जनता से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जबकि उनको डेवलपमेंट के लिए फंड भी मिलता है या न भी मिलता हो, तो उनके पास अपना एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे लोग उनसे बात कर सकें, वो मदद कर सकें। लेकिन पॉलिटिक्स में इतने अच्छे लोग हैं नहीं एक्चुअली। तो ये बहुत देखिए बड़ी कमी रहती है, जिससे कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता है। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ कि एवरी एमपी को एमपी डेवलपमेंट फंड मिलता है, शायद एक हाँ। करोड़ है या 2 करोड़ है। हम्म। तो उनको पर ईयर उनको मिलता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिलता है, ताकि अब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी काम कर सके लोगों के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं।
और जब भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी अगर डेवलपमेंट वर्क लेना चाहे और वो अगर रिसोर्सेस की प्रॉब्लम हो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने प्राइवेट सोर्सेस से भी डोनेशन डलवा के काम हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक सारी पार्टियां के दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आपको वोटर्स के साथ कनेक्ट रखना है, तो आपको जीतना मुश्किल होगा। और बीजेपी ने भी बहुत सारे लीडर्स को रिटायर किया है, जैसे आप देख लीजिए मीनाक्षी लेखी है, और भी बहुत सारे लीडर्स ने अपने आप ही बोल दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो इसका ये मतलब है कि आपने परफॉर्म नहीं किया है तो आपकी छुट्टी हो जाती है। बीजेपी में तो ऐसा है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, और सेकंड अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको वापस चांस दिया जाएगा। और मोदी के अंदर मिनिस्टर बनना कोई इजी बात नहीं है। मैं उनके अभी विकसित भारत एम्बेसडर का जो इवेंट हुआ था उसमें गया था। मुझे नहीं लगता कि वहां पे अनुराग ठाकुर थे, बिना देखे वो फिगर्स बोल रहे थे। मतलब इतना रटाया गया है कि दिन रात उनको यही समझ में आया कि आप डेटा पे बात करो। तो मतलब स्कूल के बड़े प्रिंसिपल से भी बहुत कठोर है मोदी जी, उनके साथ काम करना इजी नहीं है। हाँ बिल्कुल और सही। अगर आप उनके साथ अगर खड़ा रहना चाहते हो तो आप पॉलिटिकल सन्यासी बन जाते हो। घर बार आपको सब छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको काम करना है नहीं मोदी वो जी के तो साथ। है, आदमी का जब तक खुद का करेक्टर नहीं हो गया कि जिस स्ट्रिक्टनेस, जितने स्ट्रिक्ट होके उन्होंने अपना कैबिनेट और अपनी पार्टी को संभाला है, वो पॉलिटिकल पार्टी कर नहीं पाती है। कि आप ज्यादा स्ट्रिक्ट होइएगा तो लोग आपसे अलग हो जाएंगे। तो उनसे तो लोग अलग भी हुए, क्या उन्होंने अलग कर दिया, और उसके बाद भी उन्होंने पार्टी पे पूरा होल्ड बना के रखा है और सरकार को भी अच्छे से चलाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए ऑपोजिशन के भी जो नेता है वो उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो। देखिए, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपने पिछले देख लिया कि जनधन है, उज्ज्वला योजना है, टॉयलेट्स है। अभी तो उन्होंने सूर्य किरण योजना बना दी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं कि आप ऊपर अपने घर के ऊपर आप सोलर रूफटॉप लगा लीजिए, उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। और ये सब जो स्केल होगा इलेक्शंस के बाद, इसका स्केल बढ़ जाएगा। हम्म। और उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी डाल दिया है, जो उनका विजन 2047 डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना लिखा है। तो एचडीएफसी के दीपक पारेख ने बोल दिया अगर 1/3 भी अगर इसमें प्रॉमिस अगर कर दें तो बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी ने तो 25 साल का रूपरेखा लाभ के आपको दे भी दिया है। और 100 साल के, जब 2047 में जब इस देश के 100 साल हो जाएंगे, उस समय वो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र देखना चाहते हैं। और वो बिल्कुल। कर रहे हैं, उस चीज पे हर जगह पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, जिस समय हमारा इकोनॉमी करीब 2 ट्रिलियन पहुंचा था, उस समय तो जो विपक्ष के नेता थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो सपना देख रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग ऑलमोस्ट तो 75% से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं रास्ता, 5 ट्रिलियन का जो हमारा ये है। देखिए, 5 ट्रिलियन, मुझे ये फिगर्स 5 ट्रिलियन का मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। आप 6 से 7% ग्रोथ करोगे, क्योंकि हम्म। इंडिया की जो इकोनॉमी है यहाँ पे बेसिकली इट इज अ सेविंग इकोनॉमी, अभी और फिर उसके अभी ऊपर हम लोग के पास 1 मिनट से कम समय बचा है, तो हम जल्दी से खत्म कर ले तो ज्यादा अच्छा है। आप आप बरोबर बोल रहे हैं कि 2000 नेक्स्ट टर्म से पहले भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी रहेगी। हम्म। और वो 5 ट्रिलियन उनको 2027 तक अचीव कर लेंगे, ये उनके ऑलरेडी विजन डॉक्यूमेंट में